हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक सीख प्रो में। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, कंप्लीट किया था टॉपिक स्पीड और वेलोसिटी को। इस वीडियो से हम डिस्कस करने वाले हैं एक नई टॉपिक जिसका नाम है फोर्स, मोमेंटम और इम्पल्स। बल, आवेग और संवेग को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। यदि आपने पिछले वीडियोस को अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में लिंक दिया गया है, आप वहां से जाकर के पिछले वीडियोस को देख सकते हैं। जो हमारी क्लासेस हैं, जैसा कि आपको पता है, सभी टेक्निकल और नॉन टेक्निकल जिसमें भी साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम स्टार्ट करते हैं फोर्स से, जिसे हिंदी में कहते हैं बल। तो हम पिछले क्लासेस में क्या पढ़ते थे कि बल एक प्रकार का धक्का या खिंचाव है, कह सकते हैं पुश और पुल है, जो किसी वस्तु की रेस्ट और मोशन की स्थिति को क्या करता है, चेंज करता है या फिर चेंज करने का प्रयत्न करता है। जैसे जैसे क्लासेस बढ़ती जाती हैं, स्टैंडर्ड बढ़ते जाते हैं, वैसे डिफिनेशन भी बढ़ती जाती हैं। बेसिक चीजें वही हैं, बस उसमें थोड़ा बहुत कुछ ऐड करते हैं। तो यहाँ पर हम एक अलग प्रकार से इसकी डेफिनेशन को समझेंगे कि फोर्स क्या है। एक प्रकार का एक्सटर्नल एफर्ट है, ठीक, मतलब कह सकते हैं बाह्य कारक है, जो किसी भी किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ पुश और पुल के फॉर्म में, जैसा कि डेफिनेशन आपको लिखा गया है कि फोर्स इज नथिंग बट इट इज एनी एक्सटर्नल एफर्ट। मींस कोई भी बाह्य कारक है जो हम बाहर से लगाते हैं, किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ पुश और पुल, या तो पुश के रूप में या फिर पुल के रूप में, दैट चेंज और टेंड्स टू चेंज, जो कि परिवर्तित करता है या फिर परिवर्तित करने का प्रयास करता है द स्टेट ऑफ मोशन। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसके मोशन के स्टेट को, मोशन मींस ये जो गति कर रही है तो उसे रोकने का प्रयत्न कर रहा है, और या फिर ये जो रुकी हुई है, एट रेस्ट में है, तो उसको फोर्स लगाकर क्या करता है, मोशन देने की कोशिश करता है। एंड वी कैन से डायरेक्शन ऑफ ए बॉडी। डायरेक्शन का मतलब क्या, उसके शेप और साइज को, उसकी आकृति और अवस्था को भी परिवर्तित कर देता है। तो फोर्स क्या है, फोर्स दैट इज एनी एक्सटर्नल effort in the form of push or pull that change or tends to change the state of motion, or we can say direction of any object। बल एक प्रकार की वह भौतिक कारक है या वह भौतिक कह सकते हैं कारण है, जो किसी भी वस्तु की गति की अवस्था को, विरामांग अवस्था को, या उसके शेप और साइज, आकृति और अवस्था को परिवर्तन कर देता है या फिर परिवर्तित करने का प्रयास करता है। उसी को क्या कहते हैं, हम फोर्स कहते हैं। जैसे कि अभी कहा जाए कि आकर ये बोर्ड है, इस पर आप फोर्स लगाइए, तो क्या होगा, हम आते हैं इस पे एक पुश के फॉर्म में फोर्स लगा सकते हैं, एक पुल के फॉर्म में, एक हम इसको दबा सकते हैं और इसको हम अपनी तरफ खींच सकते हैं। तो अगर इसको हम दबा रहे हैं तो किसमें, एट रेस्ट में है, हम इसको दबा कर क्या कर रहे हैं, इसको मोशन में लाना चाह रहे हैं, बट ये मोशन में नहीं आ रही, क्योंकि क्या है, दीवार के साथ अटैच है। तो हम कह सकते हैं मैंने फोर्स लगाया बट वो मोशन में नहीं आई, बट हमने अपने तरफ से प्रयास किया कि इसको मोशन में लाया जाए। इसी विपरीत अगर हम इसको अपनी तरफ पुल करते हैं तो क्या होगा, मोशन में आ जाएगा और ये बोर्ड दीवार से उखड़ जाएगा। तो कह सकते हैं हमने फोर्स लगाया। अब फोर्स का कोई भी जब हम क्वांटिटी पढ़ते हैं फिजिक्स में, तो सबसे पहले उसकी डिफिनेशन होती है। डिफिनेशन हमने जान लिया, डिफिनेशन के बाद हमें उसका फार्मूला जानना होता है। तो फार्मूला जानने के लिए मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, यम मास की है, ठीक है, एट रेस्ट में है, इस पे हमने क्या किया, बाहर से एक फोर्स एफ अप्लाई किया। फोर्स को अप्लाई करने के बाद क्या होगा, ये जो ऑब्जेक्ट रुकी हुई है, एट रेस्ट में है, क्या करेगी, गति करने लगती है v वेलोसिटी से, और त्वरण क्या हो जाता है उसका, इस समय त्वरण क्या होता है, a त्वरण के साथ v वेलोसिटी से गति करने लगती है, ठीक। तो यहाँ पर अगर हमें फोर्स निकालना है तो हम फोर्स को कैसे ड्राइव करेंगे, तो फोर्स F इक्वल टू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड एक्सीलरेशन प्रोड्यूस ड्यू टू फोर्स। मतलब जो फोर्स है ये क्या होगा, उस वस्तु के द्रव्यमान और फोर्स के कारण, उस बल के कारण जो उसमें त्वरण उत्पन्न होता है, इन दोनों के गुणनफल के बराबर होता है। तो फोर्स बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। अब दूसरा देखा जाता है, ये तो हो गई बात उसके मतलब फार्मूले की, कैसे हम फोर्स को निकालते हैं। जैसे किसी बॉडी का हमें मास पता है, एक्सीलरेशन पता है, तो फोर्स को निकाल सकते हैं। एक और विशेष चीज, जब भी कोई ऑब्जेक्ट क्या करती है, अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्व के अंतर्गत गति करती है, तो हाँ हमें पता है जो ए होता है ये लीनियर एक्सीलरेशन के लिए होता है, और जब गुरुत्व में गति करती है ऑब्जेक्ट, तो वहां पर दूसरा एक्सीलरेशन कार्य करता है, जिसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, गुरुत्वीय त्वरण। तो वहां पर जो एफ की वैल्यू हो जाएगी, एफ बराबर एम इंटू जी हो जाएगी, एम जी हो जाएगी।
तो अगर ए नहीं पता है आपको गुरुत्व के अंतर्गत कर रही, तो वहां पर हम जी की वैल्यू पुट अप करके भी एफ का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो हो गया फोर्स के फार्मूले के बारे में। क्वांटिटी बात की जाए कि किस प्रकार की राशि है, तो इसमें हम देख रहे हैं जो ए है और जी है, ये दोनों कैसी है, वेक्टर राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। इसलिए फोर्स क्या है, एक प्रकार की वेक्टर राशि या फिर सदिश कह सकते हैं, सदिश राशि होती है। कैसी क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी है। अब क्वांटिटी के बाद फिर बात की जाती है इसके यूनिट के बारे में कि इसकी यूनिट क्या होती है, इसका मात्रक क्या होता है। तो यदि एसआई यूनिट की बात की जाए तो एसआई यूनिट में एम मतलब द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम हो जाएगा। ए त्वरण है, त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सीलरेशन। तो फोर्स का फाइनली मात्रक क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसकी एक और यूनिट होती है जो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, इसी को हम जानते हैं न्यूटन के नाम से। तो इसकी वैल्यू 1 न्यूटन के बराबर हो जाती है। चाहे न्यूटन कहा जाए या फिर किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर कहा जाए, दोनों कैसी यूनिट है, एसआई यूनिट है। सीजीएस में बात की जाए कि सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक क्या होगा, तो यहाँ पर द्रव्यमान का मात्रक होता है ग्राम और त्वरण का मात्रक हो जाता है सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ से इसकी यूनिट निकल आती है फोर्स की, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू होती है बराबर होती है डाइन के, एक डाइन के। तो यहाँ से भी एक कंसेप्ट निकल के आता है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है रिलेशनशिप न्यूटन और डाइन के बारे में कि इन दोनों के बीच क्या रिलेशनशिप है। तो यहाँ पर हम निकाल सकते हैं कि 1 न्यूटन बराबर कितने डाइन होता है। तो देखा जाए किलोग्राम को अगर हम ग्राम में कन्वर्ट कर रहे हैं तो कितना, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। इसके साथ मीटर को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, सेंटीमीटर में। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। सेकंड को सेकंड ही है, तो यहाँ से निकल कर आया 1 2 3 4 5 मींस 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 की पावर 5 डाइन। तो आशा करते हैं आप इस कांसेप्ट को नहीं भूलेंगे कि कैसे हम 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 डाइन निकालते हैं। किलोग्राम को ग्राम में 1000, मीटर को सेंटीमीटर में 100। तो यहाँ से जब हम कन्वर्ट करते हैं तो निकल के आता है 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 डाइन। तो ये हो गया सिंपल बारे में। अगर पूछा जाए पर किस प्रकार से सदिश राशि है, तो सदिश राशियां क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जिसमें हमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन की भी आवश्यकता होती है, मतलब दिशा भी होता है उसमें, परिमाण भी होता है। दिशा मतलब मान लीजिए हमने कहा इस बोर्ड पे हमें क्या करना है, 10 न्यूटन का फोर्स लगाना है। तो अधिकतर आप में से जितने 90% लोग हैं वो क्या करेंगे, आएंगे और इस बोर्ड को 10 न्यूटन के फोर्स से पीछे की तरफ धक्का देना चालू कर देंगे। बट हमने आपसे ये नहीं कहा कि इसको आपको पुश के फॉर्म में लगाना है कि पुल के फॉर्म में लगाना है। मतलब इस बोर्ड पे हमें 10 न्यूटन का फोर्स पीछे की तरफ लगाना है, अपने आगे की तरफ लगाना। हम क्या करना चाहते थे, इसको 10 न्यूटन का फोर्स लगा के दीवार से उखाड़ना चाहते थे। आपने क्या किया, इस पे 10 न्यूटन का फोर्स पीछे की तरफ लगाया। तो इसमें हमें क्या है, डायरेक्शन की बहुत ही ज्यादा जरूरत हो जाती है। जैसे कि मान लीजिए ये कैप है, ये बोतल है, इसमें टाइट है। अब हमें इस बोतल के कैप को क्या करना है, खोलना है। तो हमें पता है इसको खोलने के लिए हमें इसे एंटी क्लॉक डायरेक्शन में घुमाना पड़ेगा। तो अगर हम फोर्स की डायरेक्शन हमें नहीं पता है, इसको क्लॉक डायरेक्शन में क्या करें, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहे हैं, तो ये कभी हमारा ढक्कन इस बोतल से खुलने वाला नहीं है। ये टूट जाएगा उस फोर्स के कारण, लेकिन खुलेगा नहीं जब तक कि हम क्या करेंगे, इस पर हम एंटी क्लॉकवाइज फोर्स नहीं लगाएंगे। तो फोर्स में आपको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी आवश्यकता होती है, इसीलिए किस प्रकार की राशि, वेक्टर सदिश राशि होती है। अब कभी कभी जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं तो वहां पर हमें फोर्स का मान न्यूटन में ना देकर के वहां किलोग्राम फोर्स या फिर किलोग्राम वेट के रूप में दे दिया जाता है, तो उसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल यूनिट। तो ग्रेविटेशनल यूनिट में क्या रिलेशनशिप होते हैं उसको देख लेते हैं। अगर दिया गया है 1 किलोग्राम फोर्स, तो बेसिकली जब हम मैकेनिकल में न्यूमेरिकल को सॉल्व करें तो वहां पर दिया जाता है 1 किलोग्राम फोर्स, या फिर कहा जाता है 1 किलोग्राम वेट। ठीक, किलोग्राम फोर्स हो या किलोग्राम वेट हो, तो किस में है, क्योंकि किलोग्राम एसआई है, तो इसे हम जब 9.8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये बदल जाता है किसमें, न्यूटन में। तो 1 किलोग्राम फोर्स या फिर 1 किलोग्राम वेट की वैल्यू होती है 9.8 न्यूटन। अगर सीजीएस वाले में दिया गया तो वो कैसे दिया हो गया, वो होगा 1 ग्राम फोर्स या फिर 1 ग्राम वेट के बारे में बात की जाएगी। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, तो इसकी वैल्यू होती है 980 डाइन के बराबर होती है। अगर आपको किलोग्राम फोर्स दिया गया है या फिर किलोग्राम वेट दिया गया है तो 9.8 से मल्टीप्लाई करके आप इसको न्यूटन में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर यह बहुविकल्पीय के रूप में अभी आपसे पूछ लिया जाता है
और ग्राम फोर्स या फिर ग्राम वेट दिया गया है तो 980 डाइन से मल्टीप्लाई करके हम इसको क्या कर सकते हैं, 980 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बेसिकली किसके बारे में था, फोर्स के बारे में। फोर्स क्या होता है, एक प्रकार का एक्सटर्नल एफर्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ पुश और पुल, जो किसी भी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन करता है, गति की अवस्था या फिर रेस्ट की अवस्था। क्या क्या इसके इफेक्ट होते हैं फोर्स के, अगर कोई वस्तु मोशन में है तो हम फोर्स लगाकर क्या कर सकते हैं, उसको एट द रेस्ट में ला सकते हैं। इसके विपरीत यदि कोई ऑब्जेक्ट एट द रेस्ट में है तो उसमें हम फोर्स लगाकर क्या कर सकते हैं, उसको मोशन में ला सकते हैं। नेक्स्ट, अगर कोई वस्तु क्या कर रही है, स्ट्रेट डायरेक्शन में मोशन कर रही है तो उसमें हम फोर्स लगा के उसके डायरेक्शन ऑफ मोशन को भी चेंज कर सकते हैं। इसके साथ साथ मान लीजिए कोई स्प्रिंग है तो उसमें हम क्या करते हैं, स्ट्रेच करते हैं अपनी तरफ, फुल फोर्स लगाते हैं तो उसके शेप और साइज में भी क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। कोई रबर बॉल है उस पर भी अगर आप क्या करेंगे, पुश लगाएंगे तो उसके भी शेप और साइज में परिवर्तन हो जाता है। तो फोर्स के द्वारा ये सारी चीजें की जा सकती हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं टाइप ऑफ फोर्स के बारे में कि फोर्स कितने प्रकार के होते हैं। तो देखते हैं टाइप ऑफ फोर्स के बारे में जो कि हमारे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, बेसिकली मैकेनिकल के एग्जामिनेशन में, कि फोर्स को किस किस कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो इसमें सबसे पहला आता है न्यूक्लियर फोर्स, जिसे हिंदी में कहते हैं नाभिकीय बल। नाभिकीय बल क्या होता है, जो कि नाभिक के बीच कार्य करता है। कोई भी एलिमेंट है, अभी कोई भी पदार्थ है तो उसमें क्या होता है, नाभिक होता है। मान लीजिए आपका कोई नाभिक है, नाभिक में कौन कौन से होते हैं, तो नाभिक में बेसिकली प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं, जिससे मिलकर न्यूक्लियस की संरचना होती है। इस नाभिक के बाहर हमारी क्या होती है, वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं। इन कक्षाओं में हमने पढ़ रखा है कि इलेक्ट्रॉन क्या करता है, मोशन करता है या फिर गति करता है, बिना अपनी ऊर्जा को खोए हुए वो एक निश्चित वेग से क्या करता है, इसमें चक्कर लगाता रहता है। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन हमारा कुछ यहाँ पर है, अब इस इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच यहाँ पर जो फोर्स कार्य करता है, जो इन दोनों को आपस में बांधे रखता है, जिससे कि हमारा यह घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा को छोड़कर नहीं जाता है। तो इसके बीच जो यहाँ पर फोर्स कार्य करता है, इसी को हम कहते हैं न्यूक्लियर फोर्स। और जो न्यूक्लियर फोर्स होता है, नाभिकीय बल होता है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। ऐसे चार ऑप्शन आपको दे दिया जाएगा कि इसमें से कौन सा फोर्स सबसे स्ट्रॉन्ग होता है, सबसे मजबूत बल कौन सा होता है, तो होता है न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है। क्यों, क्योंकि हम प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को कभी भी किसी भी एटम से हम अलग नहीं कर सकते, चाहे जितना भी हम एक्सटर्नल एफर्ट डालें, लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अलग नहीं किया जा सकता। अभी तक ऐसी कोई विधि नहीं है जिसके द्वारा हम इनको अलग कर सकें, तो इसलिए कहते हैं सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को जानने के लिए दो चीजें देखते हैं। पहले एक होते हैं फेरोमैग्नेटिक पदार्थ, जैसे कि फेरोमैग्नेटिक में निकल हो गया या फिर आयरन हो गया। ये ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि आसानी से चुंबकित किए जा सकते हैं, उसमें मैग्नेट का गुण उत्पन्न किया जा सकता है। दूसरे होते हैं पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक में जैसे एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, ऐसे पदार्थ होते हैं जिन पर हम इजीली मैग्नेटाइज उनको नहीं कर सकते, इसे हम पैरामैग्नेटिक पदार्थ कहते हैं। जब भी किसी फेरोमैग्नेटिक पदार्थ जैसे कि निकिल हो गया, कॉपर हो गया, उसकी कोई रॉड या छड़ है, उस पे हम किसी पैरामैग्नेटिक पदार्थ को क्या करते हैं, वाइंड कर देते हैं, लपेट देते हैं, जैसे एल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया। इसके बाद इसको हमने किसी इलेक्ट्रिक सोर्स के द्वारा जोड़ दिया। ठीक, यहाँ पर इसको हमने प्लस माइनस इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा जोड़कर यहाँ से हमने क्या की, करंट पास की। तो जब हम करंट पास करते हैं तो इसमें क्या होता है, एक प्रकार का इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, एक विशेष बल कार्य करने लगता है, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इसी के कारण जितने भी विद्युत बल्ब वगैरह होते हैं सारे जलते हैं, जितने भी मोटर होते हैं या डायनेमो, जितने भी जो यंत्र होते हैं इलेक्ट्रिकल वाले, इसी के बेसिस पे वर्क करते हैं। उसी में हम उससे चुंबकीय मतलब धाराएं उत्पन्न करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जनरेट करके हम इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट को संचालित करते हैं। और ये फोर्स तब तक इसके चारों तरफ कार्य करता रहेगा जब तक कि इसमें इलेक्ट्रिक की सप्लाई होती रहेगी। जैसे इलेक्ट्रिक की सप्लाई बंद हो जाएगी, ये फोर्स कार्य करना बंद कर देगा। तो ये था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में। नेक्स्ट है मैग्नेटिक फोर्स के बारे में। तो मैग्नेट से आप लोग परिचित होंगे, जो कि हमें प्रकृति से क्या करते हैं, खनिज के द्वारा मिलते हैं, जो चुंबक होते हैं। अब चुंबक में एक प्रकार का गुण होता है कि लोहे और लोहे से बनी वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करता है। तो ये जो बल कार्य करता है चुंबक और दूसरी वस्तु के बीच, इसे हम कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स या फिर चुंबकीय बल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। इसका एग्जांपल पूछा जाता है, एग्जाम में दे दिया जाता है कि H2O जल है। अब यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के आयन के बीच
कौन सा बल कार्य कर रहा है, कौन सा यहाँ पर फोर्स लग रहा है, तो इसे कहते हैं हम वीक न्यूक्लियर फोर्स, बहुत ही क्षीण नाभिकीय बल, जिसको हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारे प्रोसेस हैं, उन प्रोसेस के द्वारा इनको हम आसानी से हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से अलग कर सकते हैं। तो ये होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। नेक्स्ट इसमें आता है ग्रेविटेशनल फोर्स, ये भी बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि सब कौन सा ऐसा बल है, कौन सा ऐसा फोर्स है जिसका मान सबसे कम होता है, जो कि बहुत ही क्षीण होता है, या वेरी वीक होता है, मतलब बहुत ही कमजोर बल होता है। कमजोर बल होने के कारण ही क्या करते हैं, एरोप्लेन वगैरह आसमान में उड़ते हैं, एयर में गति करते हैं, जो क्या कहते हैं स्पाइडरमैन होते हैं वो भी उड़ सकते हैं। तो जितनी भी उड़ने वाली चीजें क्यों पॉसिबल है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स का मान बहुत ही कम होता है, बहुत ही क्षीण होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स होता क्या है, तो इस ब्रह्मांड में, इस अनंत ब्रह्मांड में किन्हीं भी दो वस्तुओं के बीच जो बल कार्य करता है उसी को हम क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स के नाम से जानते हैं। तो एग्जाम में पूछा क्या जाता है, पहला क्वेश्चन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स तो न्यूक्लियर फोर्स, सबसे वीक फोर्स तो वहां पर आएगा ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर इसे असेंडिंग टू डिसेंडिंग लाना है, मतलब सब ये सब पहले एक नंबर, फिर दो नंबर, फिर तीन, फिर चार, फिर पांच, ये क्या हो जाएगा, असेंडिंग टू डिसेंडिंग, डिसेंडिंग टू असेंडिंग जाना है तो इसी क्रम में आप उल्टा जा सकते हैं। ठीक, तो ये था टाइप ऑफ फोर्स के बारे में कि कितने टाइप के फोर्स होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं मोमेंटम के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं मोमेंटम और इंपल्स के बारे में। तो मोमेंटम को हिंदी में कहा जाता है संवेग, और इंपल्स को हिंदी में कहते हैं आवेग। दोनों एक दूसरे से रिलेटेड कॉन्सेप्ट होते हैं, बहुत छोटा सा अंतर होता है इनके बीच, तो इसको समझ लेते हैं। तो मोमेंटम क्या है, मान लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसका द्रव्यमान क्या है, m है। ठीक, m द्रव्यमान की ऑब्जेक्ट v वेग से क्या कर रही है, v वेलोसिटी से गतिशील है, मोशन कर रही है। अब इसे अगर हमें क्या करना है, बल लगा के रोकना है, इसकी गति की अवस्था का हमें विरोध करना है, इसको एट द रेस्ट में लाना है। तो जो बल लगाएंगे तो दो चीजों पर निर्भर करेगा, पहला इसके द्रव्यमान पे निर्भर करेगा कि जो ये वस्तु है कितनी हैवी है, इसका मास कितना है, और जो दूसरा है उसके वेलोसिटी पे निर्भर करेगा कि जो ये हमारी वस्तु है कितने वेग से गतिशील है, उसका वेग क्या है। दोनों इस पे क्या करते हैं, इफेक्ट डालते हैं उसको रोकने के लिए। तो यहीं से कंसेप्ट निकल के आता है, मोमेंटम की परिभाषा निकल के आती है कि द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, की कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसका मास कितना और कितने वेलोसिटी से गति कर रही है, इसी का अगर प्रोडक्ट निकाल लिया जाए, गुणनफल निकाल लिया जाए, तो उसी को क्या कहते हैं, उस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम के नाम से जानते हैं। मोमेंटम को किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, तो मोमेंटम को प्रदर्शित करते हैं p के द्वारा। p बराबर होता है m इंटू बी, की उस वस्तु का मास कितना है और उस वस्तु की वेलोसिटी कितनी है। तो सबसे पहला हो गया उसकी परिभाषा। तो परिभाषा क्या होता है, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज नोन एज मोमेंटम। किसी भी वस्तु के मतलब उसके बल उसके द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को ही क्या कहते हैं, उस वस्तु का संवेग कहते हैं। द्रव्यमान गुणे वेग इक्वल टू संवेग, मतलब कितनी वस्तु कितनी तेज से गति से गतिमान, उसका द्रव्यमान कितना है, उसी के अनुसार हमें क्या करना होता है, फोर्स लगाना होता है। तो दोनों क्वांटिटी को आपस में रिलेट करके हमने एक नई क्वांटिटी ड्राइव की और इसी को जानते हैं मोमेंटम या फिर p के नाम से जानते हैं। बात की जाए किस प्रकार की क्वांटिटी है, तो वेलोसिटी हमारी कैसी होती है, ये एक सदिश राशि होती है, तो इसलिए हमारी ये भी कैसी है, एक प्रकार की वेक्टर क्वांटिटी होती है, सदिश राशि होती है। अब यहाँ पर यम की अपनी कोई डायरेक्शन नहीं होती, कोई दिशा नहीं होती। द्रव्यमान की दिशा किसकी होती है, वेलोसिटी की होती है। तो मोमेंटम की दिशा क्या होगी, जिस दिशा में वेलोसिटी होगी मोमेंटम भी उसी दिशा में होगा, तो उसके विपरीत दिशा में हम लगा के फोर्स को क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। यूनिट की बात की जाए तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, एसआई यूनिट। तो यम मतलब द्रव्यमान, द्रव्यमान का हो गया मात्रक किलोग्राम, और बी वेलोसिटी का मात्रक हो गया मीटर पर सेकंड। तो यहाँ से जो यूनिट निकल के आती है मोमेंटम की वो होती है किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ठीक, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। अगर डायमेंशन की बात की जाए कि इसका विमीय सूत्र क्या होगा, तो किलोग्राम का हो गया m, द्रव्यमान क्या क्या हो गया l, और समय का क्या हो जाएगा सेकंड, क्योंकि बटा में है तो t की पावर -1 हो जाएगा। तो m l t की पावर -1, ये इसकी क्या हो गई, डायमेंशन हो गई। और सूत्र क्या हो गया, p बराबर mv, यूनिट क्या हो गई, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ये किसके लिए है, ये यूनिट ऑब्जेक्ट किसी एक पार्टिकल के लिए, किसी एक पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए। अगर हम बात करें किसी एक सिस्टम के बारे में, एक होल मतलब कह सकते हैं बॉडी के बारे में, तो सिस्टम का मतलब क्या है, जिसमें
बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, कई सारे पार्टिकल्स से मिलकर एक सिस्टम बना होता है। जैसे जो पंखा मूव कर रहा है, इसमें पंखे में क्या है, 3 ब्लेड्स हैं, उसके मोटर हैं, कई सारे उसमें पार्ट लगे हुए हैं, तो पूरा मिलके एक क्या बना रहा है, एक पंखा बना रहा है। तो क्या एक प्रकार का सिस्टम ऑफ पार्टिकल है, ठीक। तो उसका मोमेंटम क्या होगा, उसको हम कैसे निकालते हैं, तो वहां पर जो सब अलग अलग पार्टिकल का मोमेंटम होता है इक्वल टू होता है सिस्टम का मोमेंटम। उसी को हम जानते हैं मोमेंटम कंजर्वेशन या संवेग संरक्षण के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। तो वहां पर कह सकते हैं, मतलब अगर कोई पार्टिकल m1 है, उसका वेग क्या है, v1 है, सॉरी जो वेग है वो सभी का क्या होगा, पार्टिकल सिस्टम ऑफ पार्टिकल कब होते हैं, जब उसके हमारे सभी जो उसके अणु हैं, कण हैं, उन सभी का वेग क्या हो, एक समान हो, तभी हम कह सकते हैं एक प्रकार का सिस्टम है। तो पहले का अगर मान लीजिए m1 द्रव्यमान है, वेग v है, दूसरे का द्रव्यमान m2 है, वेग v है, तीसरे का द्रव्यमान m3 है, वेग v है। तो इन सबको अगर हम जोड़ते हैं तो किसके बराबर आ जाएगा, m इंटू बी के बराबर आ जाएगा, जो कि m क्या है, उस सिस्टम का मास होता है, फिर उसकी क्या होती है, वेलोसिटी होती है। तो एक कंसेप्ट निकल के आता है, अगर उस वेलोसिटी क्या हो, सबकी अलग अलग चेंज हो रही हो, अलग अलग चेंज कब होगी, जब हम उस पर क्या करें, कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं या फिर उसमें कोई इंटरनल चेंजेस होते हैं, तो वहां पर उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, m1 v1 m2 v2 m3 v3 हो जाएगा। फिर भी अगर जब उसका हम क्या निकालेंगे, निकालेंगे पूरे का एवरेज निकालेंगे, उसको जोड़ेंगे तो बराबर आएगा m इंटू v के। तो इसीलिए कहते हैं, मान लीजिए कोई गोली है, अब गोली अलग पार्ट हो गया, बंदूक अलग पार्ट हो गई, बंदूक का एक अपना अलग संवेग है, गोली का एक अपना अलग संवेग है। जब उसको हम बुलेट में लोड करते हैं तो दोनों का एक कुछ अलग संवेग होता है, जब ट्रिगर को दबाया जाता है रिएक्शन होता है, गोली क्या करती है, अलग वेग से आगे जाती है, बंदूक हमारी पीछे अलग वेग से आती है। तो दोनों का उस समय क्या होता है, मोमेंटम अलग अलग होता है, लेकिन जब उसका सम किया जाता है तो दोनों क्या आता है, नेट इक्वल टू mv के बराबर आता है, जो इनिशियल उसका संवेग होता है। तो इसी प्रकार कह सकते हैं संवेग क्या होता है, संरक्षित होता है, निर्धारित होता है, उसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं इंपल्स के बारे में, जिसे हिंदी में कहते हैं आवेग। कि आवेग क्या होता है, तो आपने जनरली दैनिक जीवन में भी सुना होगा इंपल्सिव फोर्स के बारे में। एग्जांपल की बात की जाए इंपल्सिव फोर्स का, तो जैसे मान लीजिए कोई क्रिकेट की गेंद है, जब भी कोई खिलाड़ी क्रिकेट की गेंद को क्या करता है, कैच ले रहा होता है, तो कैच लेते समय अपने हाथों को क्या करता है, पीछे की तरफ खींच रहा होता है। पीछे की तरफ क्यों खींचता है, उसके टाइम को कम करने के लिए, कि जितना उसका टाइम क्या होगा, टाइम ऑफ कांटेक्ट उसके हैंड पे जितना से जितना कम होगा, फोर्स क्या लगेगा, इंपल्स क्या लगेगा, उतना ही कम लगेगा, जिसके कारण उसे चोट बहुत कम महसूस होगी। इसके विपरीत देखा जाए, जब हम फुटबॉल खेलते हैं तो फुटबॉल खेलते समय हम क्या करते हैं, उसको अपने पैरों से हिट करते हैं, किक मारते हैं। तो किक मारने में क्या होता है, पॉइंट टाइम, बहुत छोटा समय अंतराल होता है, तो समय अंतराल जितना कम होगा, इंपल्स क्या होगा, उतना कम लगेगा, ठीक। इसके विपरीत जब हम हैमरिंग करते हैं, मान लीजिए हैमरिंग के द्वारा हम क्या करें, नेल को दीवार में लगा रहे हैं, तो उस समय जब हैमर हमारा नेल के उस पर हेड पे स्ट्राइक करता है, तो भी कांटेक्ट ऑफ टाइम बहुत कम होता है। तो यहाँ सब जो फोर्स कार्य करते हैं, इस फोर्स को हम क्या कहते हैं, इंपल्स के नाम से जानते हैं। तो इसको डिफाइन कैसे किया जाता है, इंपल्स इज नथिंग बट इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम ऑफ कांटेक्ट। मतलब जो बल है और वो बल उस ऑब्जेक्ट, उस बॉडी पर कितने समय के लिए कार्य कर रहा है, अगर इसी दोनों का गुणनफल निकाल लिया जाए तो उसी को जाना जाता है इंपल्स के नाम से। इंपल्स को प्रदर्शित करते हैं आई के द्वारा। आई बराबर क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स, अब जो बल है, इनटू टाइम ऑफ कांटेक्ट, जो कितने समय के लिए उस ऑब्जेक्ट के संपर्क में रहा। इन दोनों का अगर हम गुणनफल निकाल लें तो हमें प्राप्त हो जाता है इंपल्स। और इंपल्स को कभी कभी दूसरे फॉर्म में भी मतलब डिफाइन किया जाता है कि इट इज द चेंज ऑफ मोमेंटम, कि मोमेंटम में कितना परिवर्तन हो रहा है, संवेग में कितना परिवर्तन हो रहा है। संवेग परिवर्तन की दर ही क्या कहलाती है, आवेग कहलाती है। यहाँ से अगर इसके यूनिट की बात की जाए कि इसका यूनिट क्या होगा, तो एफ की यूनिट क्या हो गई, न्यूटन हो गई, हमने ऊपर पढ़ा था भी। फोर्स की यूनिट न्यूटन हो गई। टी टाइम है, तो टाइम की यूनिट क्या हो जाती है, सेकंड हो जाती है। तो यहाँ से इंपल्स की यूनिट क्या निकल के आती है, न्यूटन सेकंड इसकी यूनिट निकल के आती है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना कि जहां भी टाइमिंग का खेल होता है वहां पर क्या कार्य कर रहा होता है, इंपल्स कार्य कर रहा होता है। तो इस वीडियो में हमने जाना फोर्स के बारे में, टाइप ऑफ फोर्स के बारे में, उसके बाद मोमेंटम और इंपल्स के बारे में। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट होता है, कोई टॉपिक समझ में नहीं आती है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टेलीग्राम ग्रुप का, वहां आप उसको ज्वाइन करके टेलीग्राम ग्रुप पे भी अपने डाउट को पूछ सकते हैं। वहां पर आपको क्लासेस की पीडीएफ भी प्रोवाइड
की जाती है और बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। जब तक आप न्यूमेरिकल को सॉल्व नहीं करते हैं तब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होता। तो न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए भी आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए। मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। और हाँ, यदि आप पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला बटन जरूर दबाएं और इसको अपने फ्रेंड्स के बीच अधिक से अधिक शेयर करें। तो मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए हैव ए गुड डे, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय सभी को।